हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एनडीए 2017 पेपर 1 जो 23 अप्रैल को हुआ था उसकी कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम या तो ट्रिकी है इन द सेंस कि इसको करने के लिए आपको कुछ जेन्युइन ट्रिक का इस्तेमाल करना है और तभी वो होंगी, या अगर आप उसको बिना ट्रिक के करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ही लेंथी हो जाएंगी। Now, first problem which I have selected from the paper is this one, that if the sum of m terms of an AP is n and the sum of n terms is m, then the sum of m plus n terms is this much. So इसमें 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि मैं इस क्वेश्चन को ट्रिकी क्यों कह रहा हूँ, तो आप देखिए ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अगर आप स्टैंडर्ड मेथड से करने जाएंगे तो सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू एन, तो एस एम इज इक्वल टू एन, इसको सॉल्व करते जाइए, ये इक्वेशन आ गई। सम ऑफ एन टर्म्स हमारा एम, तो ये दूसरी इक्वेशन बना दी। फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, सॉल्व करिए। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और ये करके आपने पूरी कैलकुलेशन करके आपका जो है आंसर इतने स्टेप्स के बाद आपका आ गया माइनस एम प्लस एन, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। लेकिन इसको अगर आप एग्जाम में करने बैठेंगे, फंबल करेंगे, कहीं कैलकुलेशन एरर करेंगे, तो आपको इसमें जो एवरेज टाइम है हमारा रफली 1 मिनट एंड ए क्वार्टर, उसकी बजाय आप इसको 10 मिनट इसमें वेस्ट कर देंगे। और कहीं गलती से आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर दी तो ठीक करते करते पता चला कि 15 मिनट आपके निकल गए। और इसमें ट्रैप ये है कि ये क्वेश्चन हर एक को इजी लग रहा है, हर एक को एवरीवन नोज कि वो कर लेगा, लेकिन जब आप इसको करने बैठेंगे और बिना ट्रिक के करेंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है? इस क्वेश्चन की और इस तरह के अधिकतर क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है जो एनडीए में, कि भाई हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इसको प्रूफ नहीं करना है बियॉन्ड डाउट, हमें ये देखना है कि बस इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो अगर कोई ये रिलेशनशिप जो है m और n टर्म्स के लिए सेट वो है, तो ये 1 और 2 टर्म्स के लिए भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए m को 1 मान लेते हैं और n को 2 मान लेते हैं। नाउ क्या ये हमारा मतलब, मान तो हमने लिया 1 और 2 मान के अगर प्रॉब्लम करें और जो आंसर आए वो ठीक है, लेकिन इस समय में हमने स्टूडेंट्स को बताया है कि जब भी करें तो ये चेक कर लें कि उससे जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आंसर कहीं दो ऑप्शंस को तो ठीक नहीं कह रहा है। तो 1 into 2 is 2, 1 plus 2 is 3, 1 plus 2 3 into 6, so 1 plus 2 is minus 3. So all the 4 options are correct. So if we get solve and if we get the answer of 1 plus 2 terms as 3, then we would say that our B option is correct. Now let us try to solve it by putting m is equal to 1 और n is equal to 2. तो हमारा शॉर्टकट मेथड से क्या हुआ, m is equal to 1, n is equal to 2 से, और हमारी सीरीज हमने मान ली a प्लस डी इस टाइप की, तो a तो हमारा सीधे सीधे 2 आ गया। और हमारा जो है, क्योंकि सम ऑफ वन टर्म इज 2, तो वन टर्म इज a इज इक्वल टू 2 आ गया, और सम ऑफ 2 टर्म्स इज 1, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 1, तो हमारा 2a प्लस डी आ गया, और 2 into 2 4, तो d इज इक्वल टू हमारा इससे -3 निकल के आ गया। तो एक सेकंड में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पूछा है m प्लस n टर्म्स का सॉल्यूशन का सम कितना होगा, तो m प्लस n का सॉल्यूशन हमारा एक झटके में कितना आ गया, 3a प्लस डी, a प्लस 2d, 3a प्लस डी, 3 2 minus 3 is equal to -3, that is -1 plus 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला। और ये इस वाले मेथड से हम ओरली विदाउट पेन यूज किए कर सकते हैं, और ये मेथड 100% करेक्ट आंसर देगा। द ओनली प्रिकॉशन विच यू हैव टू टेक इन दीज क्वेश्चंस इज कि जो 1 और 2 आप मान रहे हैं, तो ये 1 into 2, ये चारों ऑप्शन से आंसर इधर एक सेकंड को चेक कर लीजिए कि इसके आंसर्स गलत तो नहीं, मतलब सेम तो नहीं आ रहे।
अगर सेम आ रहे हैं तो अगर वो नंबर निकल के आता है तो वी वोंट नो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है या सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहाँ पे इसका बी ऑप्शन में हमारा कोई और नंबर होता, जैसे अभी हमारा आया है आंसर ये, तो अगर उसमें होता माइनस एम माइनस ब्रैकेट ऑफ एम प्लस एन और सम फंक्शन लाइक माइनस, जो कि हमारी वैल्यू 3 दे देगी, भाई 3 एम एन 3 कैसे आएगी, ये 2 है हमारा। तो अगर हमारा इसकी जगह ऑप्शन होता -3mn/2, तो हमारी इससे भी -3 आती और -3 आती, तो हम इसमें m को 1 और n को 2 नहीं मान सकते। फिर हमें उसमें क्या करना पड़ता, m को हम 2 मानते और n को 3 मानते, तो हमारे चारों डिफरेंट आ जाते। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस में कराते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिक वैल्यू लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये ट्रिक्स एनडीए के पेपर्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसकी हम आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चन मुझे एनडीए 2017 के पेपर 1 में मुझे सबसे अच्छा लगा। ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा। यहाँ पे sec थीटा माइनस cosec थीटा has been given to be equal to 4/3। तो इसमें कैसे शुरू करेंगे कि भाई 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा, ये तो हमारा ऑब्वियस हो गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा 4/3। नाउ हमें sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 4/3 अगर हम इसको इधर ले गए और हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा खेल खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें, और अगर हम इधर ले गए तो क्या आ गया, हमारा आ गया 2/3 sin 2 थीटा। तो हम sin 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और ये हाफ और -2 ये तो नहीं आ रही है इससे। तो इसके लिए जो हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि भाई आप जब भी साइन थीटा कॉस थीटा को देखें तो एक तो ये हो गया sin थीटा कॉस थीटा कर लिया और उसको sin 2 थीटा अपॉन 2 हो गया, या sin थीटा कॉस थीटा और कहां पर आता है एक्सप्रेशन, sin थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर में। अगर हम sin थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर करें तो व्हाट वुड वी गेट, वी गेट 1 प्लस माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए sin थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हमने इसको किस तरह से लिख लिया, sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन -2 sin थीटा कॉस थीटा 4/3 -2। ये हमारी वैल्यू हो गई। 1 इसमें ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारी ये वैल्यू आ गई, दिस इज sin थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1। इसको हमने सॉल्व कर लिया, -2/3 आ गया। तो हमारे अब हमने इसमें क्या किया कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने x मान लिया। बहुत बढ़िया है, यहाँ ये भी सिंपल है, x/x² -1 हो गया। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व कर लिया और हमारी क्या वैल्यू निकल के आई, एक तो x की वैल्यू -2 निकल के आई और एक x की वैल्यू हाफ निकल के आई। यहाँ पे हमारे आंसर्स क्या दे रखे हैं, -2 एंड हाफ। हमने बिल्कुल धड़ाम से इसको सी को करेक्ट लगा दिया और हैप्पीली आ गए। अगर आप अगला सेम पे जाएंगे तो उसमें जितने एनडीए के 2017 का पेपर का सॉल्यूशन देखिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, अधिकतर जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं उसमें सी लगा रखा है। बट दिस सॉल्यूशन इज रॉन्ग, जस्ट बिकॉज वी हैव गॉट द 2 वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन डज इट मीन कि हमारी ये इसके इक्वल है। नाउ आप अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो हमारा क्या आया कि sin थीटा माइनस 1/, ये तो हमारा ये हो गया। बट sin थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, ये मतलब हमने अपने स्टूडेंट को सबको ये ट्रिक बता रखी है कि भाई ये हमारा अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा है तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ a² प्लस b² के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -√2 to √2 के बीच में।
तो बट हमारी तो वैल्यू इससे -2 निकल के आई है विच इज आउटसाइड। तो अगर इसकी वैल्यू हमारी गलत है तो हमारा ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हमारा सॉल्यूशन केवल एक ही होगा इस क्वेश्चन में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वुड बी ओनली हाफ। थोड़ा सा हमें यहाँ पे सोचना चाहिए था कि भाई -2 एंड 1/2 निकाल दिया। अगर क्वेश्चन के आंसर्स इस तरह से दे रखे होते कि -2 एंड ए हाफ, -3 एंड 1/3, तो लॉजिकल है। इसने इतना जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसी से कुछ आइडिया लग रहा है कि हमें पॉज करके थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई ये हाफ और -2 क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन तो नहीं है कि जो है, अगर हम मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन रखें, जैसे साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा को हमने यहाँ पे एक्स मान के सॉल्व किया। अगर हम यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में हमसे साइन थीटा को हम मान लीजिए टी मान रहे होते, किसी और क्वेश्चन में हमने साइन थीटा को टी करके सब्स्टिट्यूट किया होता, और उस टी की वैल्यू जो है एक हमारी -हाफ और 2 आती, तो क्या हम टी उस कहते कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2? क्योंकि वो बिल्कुल ऑब्वियस है, हमारे को दिख रहा है, तो हम उस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देते। बट यहाँ पे अब ऑब्वियस नहीं है, लेकिन वी हैव टोल्ड मैनी टाइम्स कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होती है। ये आप वैसे भी देख सकते हैं कि अगर हम इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या हो गया, √2 ब्रैकेट में 1/√2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विच वुड बिकम साइन थीटा माइनस π/4, तो विच विल हैव ए वैल्यू बिटवीन +-1, तो वैल्यू हमारी कितनी हो गई, -√2 से √2 के बीच में। तो ये मुझे सबसे पेपर का 2017 का बढ़िया क्वेश्चन लगा। नाउ ये एक और हमारा सिंपल बट लेंथी क्वेश्चन है, और उसको हम अपनी बताई हुई ट्रिक से करेंगे। वो क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन 2x - y - 3 इज इक्वल टू 0। तो एक जो है हमारा बिल्कुल सिंपल मेथड है कि हमने सर्किल को x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 मान लिया। ये दोनों पॉइंट्स उसमें क्योंकि उसके ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो दो इक्वेशन आ गई जीएफसी में। -g - c जो है हमारा इसके सर्किल का जो हमने माना है सर्किल जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका सेंटर हो गया, सिंस इट लाइज ऑन दिस, तो ये 3 इसमें रख दिया और हमारा जो है 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया और हमारी वैल्यू निकल के आ गई जीएफसी की। हमने देख लिया कि कौन सा आंसर हमारा ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डरिए। ऐसा क्वेश्चन करने में 10 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक करिए। और ये मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन करने जब आप बैठेंगे तो पता चलेगा कि भाई टाइम बहुत कंज्यूम हो गया एंड यू हैव लॉस्ट द गुड क्वेश्चंस। जो इजी क्वेश्चंस है वो छोड़ दिए। तो मैं एक तो ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी लेंथी एंड ट्रिकी क्वेश्चंस हो उसको फर्स्ट राउंड में छोड़ दीजिए। आप ये वाले पेपर में किसी भी पेपर में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। आपका केवल एक एम है एग्जाम में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स कैसे लेके आए जाए। आपको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, चैलेंज को पूरा करना है, तो आप घर पे प्रैक्टिस में करिए ना। उसमें एक क्वेश्चन को 3 ढंग से सॉल्व करके देखिए, उसको हर तरह से सारी कैलकुलेशन करिए, 15 मिनट आधा घंटा लगाइए, बीच में चाय भी पीजिए, तो उस समय कोई आपको नहीं रोक रहा। लेकिन एनडीए के पेपर में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं 150 मिनट्स में, तो आपके पास 1 मिनट 15 सेकेंड्स है। क्या आप इसको रेशनली कह सकते हैं कि इस मेथड से आप 1 मिनट 15 सेकेंड में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें हमने आपको एक ट्रिक और बताई हुई है कि हम ऑप्शंस की हेल्प लेके चलें, रादर देन क्वेश्चन से निकालें कि ऑप्शन कौन सा ठीक है। हम ये देख लें कि कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक आ रहा है। नाउ उसका क्या तरीका है कि भाई हम ये सब 4 सर्किल दिए हुए हैं, ये इनके सेंटर निकाल लें और ये लाइन है जिसके अंदर रखते हैं।
अगर हमारा इसमें ही इससे ही रिजॉल्व हो जाए प्रॉब्लम तो नथिंग लाइक दैट। तो वो वाले मेथड से तो हम करेंगे तो हमारे को पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं है। अब हमारा आप करके देख लीजिए, ये जो हमारा सेकंड सर्किल है केवल ये ही, इसके जो सेंटर है -3/2 एंड -6, केवल यही जो है हमारी इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने बिल्कुल जल्दी से बी पे टिक लगाया। 1 मिनट 15 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, हमारा 30 सेकंड्स में क्वेश्चन हो गया, पेन भी यूज नहीं करना पड़ा। और इनकरेक्ट सॉल्यूशन आपको करना है तो वो हमारे स्टाफ ने बड़ी मेहनत के हिसाब से कर दिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड बन गई, थर्ड बन गई, और फर्स्ट सेकंड थर्ड को इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने ये वैल्यूज निकाली। उसके बाद हमारा ये सॉल्यूशन निकल के आ गया। लग रहा है सिंपल, करने बैठेंगे तो इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। ये एक और हमारा टाइम ईटर क्वेश्चंस है कि अगर 000A00B0 and 00C are 4 distinct spines, what are the coordinate of point which is equidistant from the 4 points? निकालते रहिए आप बैठ के। लेकिन जो इजियर मेथड है कि भाई हम इसको क्वेश्चन से ऑप्शन निकालने की बजाय ऑप्शन से चेक कर लें, तो इस तरह से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन रखेंगे और इसमें भी हमारी थोड़ा सा दिमाग और लगाएं कि जैसे पहले इसमें लगाइए कि 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी बाई, तो ये रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3, इन सब का स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर्स का सम का। और अगर हम a से लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये वाला तो डिफरेंट हो जाएगा, ये दोनों सेम रहेंगे। नाउ अब हमें b तक और इस वाले और इसको जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर ये वाला डिस्टेंस 0 0 0 का डिस्टेंस स्पाइन से और a 0 0 का डिस्टेंस स्पाइन से सेम नहीं है, तो हमारा जो है ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस इन दोनों से हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्विडिस्टेंस नहीं होगा बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी को आपको खूब यूज करना है। और ए बी सी अगर हम लेते हैं तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट आ जाएगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, ये भी नहीं होगा। a/2 b/2 और c/2 लेते हैं तो ये देखिए ना, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, और a से सब a-2 किया तो भी किसका स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर प्लस c/2। तो ये ठीक है, सिमेट्री की वजह से ये दोनों भी ठीक होंगे। तो हमने बिना पेन यूज करे हमने इसका सी आंसर निकाल दिया। ये देखिए हमारा a/2 और इसका और ये 2 पॉइंट्स का ले लिया कि हमारा ये तीनों का हमारा डिस्टेंस सेम आएगा। तो करेक्ट आंसर इज नॉट डी, गलती से डी लिख दिया है, लेकिन करेक्ट आंसर इज सी, a/2 b/2 एंड c/2। ना ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप बिना ट्रिक के करेंगे और लिमिट्स निकालते रहेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट या ग्राफ बना के करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह के हमने बहुत क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में कराए हैं, और ये जो ट्रिक मैं अभी बता रहा हूँ ये उन क्वेश्चंस में भी बताई है कि इफ fx इज लाइक दिस कि 2x प्लस 1 इन दिस इंटरवल, और इस इंटरवल में x माइनस 1 है और x प्लस 2 है इस इंटरवल में, और हमें इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है। तो जो एक कॉमन मेथड है वो तो वही ये है कि भाई आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते रहिए, राइट हैंड साइड लिमिट निकालते रहिए, या फिर इसका ग्राफ बना के देख लीजिए। लेकिन हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है। हमें -2 पे करना है, चेक करना है, और 0 पे करना है जिस पर कि इसकी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। केवल हम इस पॉइंट पे करेंगे। अगर ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं तो बिटवीन दीज टू जिसमें कि हमारी फंक्शन की वैल्यू सेम है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब इसमें हमें क्या देखना है कि ये कैसे चेक करेंगे कि ये जो है -2 पे है। कुछ नहीं करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए -2 इसमें रख दीजिए, वैल्यू कितनी हो गई, -2 इंटू 2 -4 प्लस 1 ये -3 हो गई। फिर -2 इसमें रख दीजिए, तो ये हमारा कितना हो गया, -3। तो ये राइट हैंड वाली आ गई -3, ये भी लेफ्ट हैंड वाली आ गई
-3, तो ये हमारा जो ग्राफ फंक्शन है ये -2 पे कंटिन्यूअस हुआ। ओनली अदर पॉइंट जिसपे अब हमें चेक करने की जरूरत है वो है 0। तो 0 की वैल्यू इसमें रख दी -1 आई, 0 की वैल्यू इसमें रख दी 2 आया। तो हमारा क्या हो गया, सीधा सीधा कि 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो अब हम इसका ऑप्शंस देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि किस पे इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। ये तो हमने निकाल ही लिया, कंटिन्यूअस है। इट इज कंटिन्यूअस ओनली इन दिस इंटरवल -3 to 2, नो, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस between -2 to 0 and it is also continuous between 0 to 1। तो ये वाली बात भी गलत है। इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बट कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। यस, केवल x इज इक्वल टू 0 पर ये हमने निकाला था डिसकंटिन्यूअस है। -2 पूरी रेंज में होगा ही, इस वाली में भी होगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, ये भी गलत हो गया। अगर नहीं तो आप क्या करेंगे कि ग्राफ बनाइए, एक लाइन ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और या फिर आप इसकी लिमिट निकालते रहिए कि हम इसको h+0 और h-0 यही करते रहिए, और या फिर हम इसका सॉल्यूशन, भाई हमारे पास 1 मिनट 15 सेकेंड है। प्रॉब्लम एनडीए के क्वेश्चंस में अगर 120 में से आपको 5-10 क्वेश्चंस ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि आपको ट्रिकी हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो है इसमें 25% कट ऑफ क्यों जाता है। एनडीए में बहुत इंटेलिजेंट लोग भी देते हैं, तो 25% में ही हमारे लोग क्यों क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, कुछ ट्रिकी होते हैं, उसमें आप टाइम वेस्ट कर देते हैं तो आपका समय खराब हो जाता है। एंड आपको इसमें ये ध्यान रखनी है बात कि हमारे पास 1 मिनट 15 सेकेंड्स है और आपको 25% 30% नहीं टारगेट करना है। हमारे स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को मिनिमम 80% टारगेट करना है, क्योंकि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो रिटन और जो है आपका एसएसबी को ऐड करके बनती है। तो अगर आप फर्स्ट 900 में 600 ले आए तो उसमें तो आपको बस क्वालिफाई करने की जरूरत होगी एंड यू विल स्टिल गेट द ब्रांच ऑफ योर चॉइस। तो इसलिए ये बहुत सिंपल चीजें हैं। एक चैप्टर में 5 to 7 ट्रिक्स होती हैं, उनको देख लीजिए और देन यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। ये एक और ट्रिकी क्वेश्चन है, नॉट लेंथी बट ट्रिकी। अगर आप ट्रिक नहीं लगाएंगे और थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, जो अगला सेम में 4 सॉल्यूशन लगे हुए हैं, तो चारों के अलग अलग सॉल्यूशन है। अधिकतर ने इसका सॉल्यूशन A इज इक्वल टू B यूनियन C दे रखा है, which is not a correct solution। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, consider a set of all matrix of order 3 by 3 with entries 0 or 1 only। Let B be the subset of A consisting of all element whose determinant is 1। तो सारी मैट्रिक्स, तो उसमें एलिमेंट हमें 0 और 1 रखना है, और अगर हम क्या कहते हैं वो वाली एलिमेंट मैट्रिसेस ले जिनका डिटर्मिनेंट 1 है तो वो B में आ गया हमारा। और C क्या है, जिनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि क्या हमारी C जो है वो एम्प्टी है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब इस चीज को कैसे, इसको भी हम इधर से शुरू करके हम कहाँ से शुरू करेंगे, इसमें तो हमें ऑप्शन देख के ही शुरू करना है ना कि कौन से ऑप्शन हमारा ठीक है कि नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि C हमारी एम्प्टी है, तो क्या हम इसको कैसे एम्प्टी है या नहीं, कि कैन वी थिंक ऑफ एन एग्जांपल जिसमें हम इसका जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 हो और एलिमेंट सब 1 0 हो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर डायगोनल में 1 1 1 हो तो वो तो 1 हो गई ना। अगर हम उसके 1 1 को रिप्लेस कर दें तो हमारा जो है मैट्रिक्स जो आएगी ये वाली, अगर 1 1 1 ये है तो ये 1 हो गया, और 1 को हमने इधर रिप्लेस कर दिया तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 आ गई। तो क्या कहते हैं, C हमारा एम्प्टी हो गया। नाउ क्वेश्चन है कि B हैज एज मेनी एलिमेंट एज C। ये कब होगा, अगर
इसमें ये नहीं कह रहा है कि बी है इज इक्वल टू सी, इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी आर सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। वो कब होंगे कि अगर हर एलिमेंट के जो बी में है उसके एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी में है, और हर जो एलिमेंट सी में है उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में है। तो अब आप इसमें देखें कि हमने ये देखा कि 1 1 1 वाली जो है उसका तो डिटर्मिनेंट 1 है, और अगर ये 1 और ये 1 कर दिया तो इसका डिटर्मिनेंट -1 है। ये क्या हो रहा है कि देखिए आपको पता ही है ना कि हर डिटर्मिनेंट में अगर हम दो कॉन्सिक्यूटिव रोज को, बगल वाली रोज को एक्सचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाती है। तो हर जो मैट्रिक्स है, अगर ये 1 1 1 है, हमने सेकंड और थर्ड रो को एक्सचेंज कर दिया, हमारा एक कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आ गई जिसका डिटर्मिनेंट -1 है। ऐसे ही हम किसी भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है उसकी भी फर्स्ट या सेकंड रो को चेंज कर देंगे, या सेकंड या थर्ड रो को चेंज कर दें, तो हमारी वैल्यू जो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगी उसकी वैल्यू ब्रैकेट -1 होगी, दैट इज इक्वलेंट टू 1। So for every element in B, there is a corresponding element in C, and every element in C, there is a corresponding element in D. They are not the same. So therefore only number of elements in B would be equal to number of elements in C. तो ये तो हमारा B करेक्ट हो गया, लेकिन अब हम इसके C और D ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि भाई क्या ये हमारे ठीक है फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। तो क्या सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि भाई ए बी यूनियन सी है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर हम बी यूनियन सी है तो इसका मतलब है कि इसका या तो सम हमारा डिटर्मिनेंट 1 होगा या -1 होगा। तो कैन वी फाइंड आउट डिटर्मिनेंट जो कि हमारा जिसकी वैल्यू जो है 1 और -1 के अलावा कुछ है, और जिसमें एलिमेंट्स केवल 1 और 0 है। तो इस वाले में भी 1 1 और 1 1, ये आप देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो इसकी वैल्यू 2 आती है। तो ये ना बी का पार्ट है ना सी का है, तो बी यूनियन सी का नहीं होगा, तो बी यूनियन सी इज नॉट इक्वल टू हमारी जो सेट ऑफ मैट्रिक्स है जिसमें कि 0 और 1 के एलिमेंट है। तो इसी तरह से हम डी को भी चेक कर सकते हैं कि तो हमारा वो करेगा, ये तो कुछ सेंस ही नहीं, कहाँ से निकाला, इसको तो प्रूव डिस्प्रूव करने का कुछ है ही नहीं। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इस केस में करेक्ट है। आप देख लीजिए अधिकतर जो सॉल्यूशन अगला सैंपल लगे हुए हैं उसमें थर्ड ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का एक देख लेते हैं। इसमें क्या है कि x टू द पावर e-1 और e टू द पावर x-1 dx अपॉन x टू द पावर e प्लस e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक तो हमारे पास अगर हम दिमाग लगाएं तो उसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। x टू द पावर e प्लस e टू द पावर x को हम t मान लेते हैं, और हमारा इसका उसके बाद इसको शुरू करते हैं x टू द पावर e प्लस e टू द पावर x dt इज इक्वल टू दिस मच e टू द पावर x, एंड उसको फिर dt में e कॉमन ले लिया तो ये आ गया, इसको उठा के हमने पूरी इसकी जगह ये रख दिया तो dt अपॉन e आ गया। ये हमारा जो है 1 अपॉन टी dt हो गया, इसको करा सॉल्व करके आ गया। तो दिस इज नॉट ऑल्सो वेरी मतलब टाइम कंज्यूमिंग सॉल्यूशन, बट ये सोच पाना एकदम झटके से कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में जिसमें इंटीग्रांड पूछा हो, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई हम इसको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बना देना, और उसको देख लें कि किस चीज किसका जो है हमारा डिफरेंशिएशन ये आता है। तो अब इसमें दिख रहा है कि जो 1 ऑफ x टू द पावर e प्लस e टू द पावर x है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो 1 अपॉन x टू द पावर e प्लस e टू द पावर x हो गया, उसको करेंगे तो e x टू द पावर e-1 प्लस e टू द पावर x हो गया, e कॉमन ले लिया हमारा तो 1 अपॉन e आ गया, तो इसका मतलब हमारा e कॉमन आ गया तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, तो 1 अपॉन e करना पड़ेगा, तो d हमारा ठीक है। मुझे सॉल्यूशन वो अच्छा लगता है जिसमें पेन का इस्तेमाल कम करना पड़े, बस एक आध लाइन कहीं लिखनी पड़े और हमारा आंसर निकल के आ जाए, और हमें कुछ ज्यादा इसमें तो
तो ये सोचना है, तब भी थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, तो देख के कि भाई आप इसको ऑप्शंस को देख के इसको निकाल सकते हैं धीरे से। ये भी एक सिंपल और बट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। और जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो मतलब हमने आपको स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स में कई में बताया है कि इस तरह के प्रॉब्लम में आप सीधा निकालना, वैल्यू ना निकालना शुरू करें। और इसका जो सिंपल मेथड है उसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या है कि 5 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन 32 है एंड मीडियन 33 है। तो मीडियन 33 है तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी 33 है और उनका एवरेज 32 रखना है। लेटर इट इज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन वाज रिकॉर्डेड इनकरेक्टली एज 40 इंस्टेड ऑफ 35। इफ वी करेक्ट द डेटा देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आप इसमें एक तो ये है कि तरीका कि भाई हमने चलिए 33 तो ये हो गया और 1 2 4 5 को हमने x1 x2 x4 x5 मान लिया, उनका सम हमारा थर्ड वो कर लिया हमने 32 कर दिया। और दूसरे वाले का अगर 40 की जगह हमने लास्ट हमने 40 मान लिया तो हमारा फिर से निकाला। तो वो सब कंफ्यूजिंग है x1 x2 के चक्कर में, जहां आप पढ़े आप उसको क्वेश्चन को अननेसेसरली लेंथी बना देंगे। तो जैसे हमने आपको पहले एक और क्वेश्चन में ट्रिक में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं जो बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें 30 पहली जो ओरिजिनल सीरीज है वो हमने 33 ले ली, तो हमारा जो है दूसरा हमारा एक पता चल गया कि एलिमेंट 40 है। अब अगर ये कुछ भी वैल्यू हो उससे हमारी ये सारी कंडीशंस में पता चलना चाहिए ना, क्या एक ही रिजल्ट आना चाहिए। तो अब हमने वो लगा दिया इसमें कि भाई हमारा जो है थर्ड एलिमेंट 33 हो गया, हमने लास्ट वाला एलिमेंट 40 मान लिया क्योंकि ये थर्ड है, तो बीच में हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया 35 36, हम कुछ भी ले सकते हैं। और फिर हमारा एवरेज 32 है तो हमने 32 मान लिया। तो ये वाला एलिमेंट हमारा कितना आना चाहिए, अब ये 1 से ज्यादा है, ये 3 से ज्यादा है और ये 8 से ज्यादा है, तो ये हमारा 12 से ज्यादा है। तो ये वाला हमने 32 इसीलिए लिया था कि जो इनके डिफरेंस है वो इसमें से घटा देंगे तो ये 20 आ गया। तो ये हमारा इस वाली सीरीज का मीडियन 33 है और एवरेज 32 है, लास्ट टर्म हमारा 40 है। तो ये हमने इजीली जब हमने लिख दिया तो अब इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं कि भाई इस नए वाले का मीन या मीडियन सेम रहता है या हमारा मीडियन रिमेन्स द सेम बट मीन विल डिक्रीज। तो आप वो एक सेकंड में लिख के भाई अगर 40 का 35 हो जाएगा तो हमारा जो है मीन तो हमारा कम हो जाएगा लेकिन मीडियन हमारा 33 रहेगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन 1 मिनट 15 सेकेंड। मुझे आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि आप मतलब पूरा पेपर करके आएंगे मैथ्स के। अगर एनडीए के पेपर में आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है या मान लीजिए 5-10 क्वेश्चंस हो गए, चलिए उतनी मैं छूट देता हूँ, लेकिन मतलब मिनिमम 80% तो करके आइए ना। इतना अगर हमारा अच्छा पेपर है, मेरे को ये नहीं समझ आता इसमें 25% क्वालिफाइंग मार्क्स का क्या मतलब है, क्यों है इतने कम। तो हमारा लेकिन क्योंकि पर्पस यही है कि हमें मैक्सिमम मार्क्स, जैसे एक इजी पेपर है मैथ्स का तो इसमें हम स्कोर कर लें, क्योंकि जो हमारा फाइनल सिलेक्शन की जो मेरिट लिस्ट है वो रिटन सबमिशन, रिटन पेपर और एसएसबी के मार्क्स को ऐड करके बनती है। एंड वी आर मतलब अगर हम टॉप करने की सोचेंगे तो हम कहीं बीच में आके रुकेंगे, इसलिए वी हैव टू गिव इट द बेस्ट। हमें कभी भी मिनिमम और सिंपल क्वालिफिकेशन की तैयारी नहीं करनी है। इवन दो अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रिक्स और हमारे रिवीजन मटेरियल को पढ़ेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 80% मार्क्स आपके मैथ्स में आने चाहिए। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है कि जिसको आप ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड से कर सकते हैं और थोड़ा माय एप्लीकेशन ऑफ माइंड करें तो बहुत जल्दी भी हो सकता है कि mean of a group of 100 observation was found to be 20. Later it was found that 4 observations were incorrect, which were recorded as 21, 21, 18 and 20. What is the mean if incorrect observations are omitted?
आप इसको थोड़े से नंबर्स को ध्यान से देखें तो इनका एवरेज कितना है, 20 है ना, 20, तो ये तो 20 हो गया, ये 20 से 2 लेस है, और ये वन मोर है, तो ये सीधा इसका एवरेज 20 हो गया। और 100 का भी 20 है, तो अगर हम इन को हटा देंगे तो हमारा एवरेज कितना रहेगा, 20। तो इसमें हमें कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड। तो अगर ये वाला तरीका यूज करेंगे तो 20 आंसर हमारा 20 सेकेंड में बी आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पूरा निकालते रहिए कि x1 प्लस x96 प्लस दिस मच, और उसको सॉल्व करते रहिए। हम कर लेंगे, लेकिन मतलब इट वुड बी ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो सर्किल दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये पूछा है कि अगर इफ दे इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो दो उनके सेंटर हैं उनके बीच का डिस्टेंस वो हमारा किसके कम होगा, वो उनके रेडियस के सम से कम होगा। अगर ये वाला फार्मूला हम इसमें लगा देते हैं कि भाई सेंटर ऑफ सर्कल्स ये हैं और हमें इनका रेडियस इसका r हो गया, इसका g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करके हमने निकाल लिया, तो ये हमारा 3 आ गया, और ये हमारे सेंटर ऑफ सर्किल हो गए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस शुड बी लेस देन मॉडुलस ऑफ r प्लस 3। मॉडुलस हमने इसलिए लगा दिया कि भाई ये डिस्टेंस है तो इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो मॉडुलस ऑफ r प्लस 3 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 5, तो r प्लस 3 इज कितना हो गया, ग्रेटर देन 5, तो r हमारा कितना आ गया, r शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड r लेस देन -8। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट समहाउ जो मैं अगला सेम के आंसर्स देख रहा था वेरियस कोचिंग वालों के लिए, तो उसमें उन्होंने ये वाला सेलेक्ट किया है ना। ये वाला तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि मोर देन, अगर ये ठीक है तो r ग्रेटर देन 2 भी होगा, तो ये दोनों तो एक साथ ठीक नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन है, एडवांस्ड का तो है नहीं कि मोर देन 1 आंसर्स में भी करेक्ट। सो इस केस में हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है, r ग्रेटर देन 2 एंड r लेस देन -8। तो हमारा ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। ये क्या है कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश 5 वेयर एफ डैश एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये तो हमेशा ही एफ डैश नोटेशन यूज करते हैं, तो इसको छोड़ दें तो हमें एफ डैश 5 की वैल्यू निकालनी है। तो अब कैसे करेंगे कि आप इसमें पूरी एक ये है कि कुछ ही लगाते रहें कि f5 रख लें और एक को 0 मान लें और f डैश 5 करके फिर इसको कैसे करेंगे, मैं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हमने आपको जब इस चैप्टर का रिवीजन कराया था तो कुछ सेट ऑफ फार्मूले हमने आपको बताए थे। वो क्या फार्मूले हैं, वो फार्मूले ये हैं कि ये हमेशा अगर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है तो एफ एक्स क्या होगा, के एल एन एक्स, और एफ एक्स क्या होगा, 0। तो उस केस में ही मतलब इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट। तो ये रिलेशनशिप हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और एफ एक्स वाई, अगर एफ एक्स एफ वाई है तो ये एक्स टू द पावर एन होगा। अगर एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ एक्स वाई है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन में केस है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर के एक्स होगा, और ए टू द पावर एक्स होगा व्हेन 8 इज ग्रेटर देन 0। और ये फोर्थ रिलेशनशिप है हमारी। तो इसमें हमारी रिलेशनशिप कौन सी दी हुई है, ये बहुत कॉमन रिलेशनशिप्स है, ये हमने एक बार एक जगह कोलेट करके आपको थ्योरी में बता रखी है। तो अगर हम इसको लगा देते हैं एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई में ए टू द पावर के एक्स, तब देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। कि नॉर्मली तो हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई होता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इफ दिस इज गिवन तो इट वुड नेसेसरली मीन दिस कि एफ एक्स हैज टू बी ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म।
तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, एफ डैश 0 हो गया लॉग ए, एफ डैश 5 हो गया ए टू द पावर 5 लॉग ए विच इज इक्वल टू एफ 5 एफ डैश 0। आपका एकदम क्वेश्चन सॉल्व होके 1 मिनट में निकल आया।